नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज पॉलिटी का दूसरा लेक्चर है। कल पहला लेक्चर मैंने लिया था। मैंने आपको पॉलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, जिसमें मैंने आपको पूरे सिलेबस के बारे में बात किया था कि क्या क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मैंने आपको गवर्नमेंट के बारे में समझाया था, स्टेट के बारे में समझाया था। एक इनिशियल लेक्चर था कि गवर्नमेंट किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, दुनिया में कितने प्रकार के जो है सरकारें होती है, ये हमने बात की थी। आज वहीं से लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम आपको विभिन्न प्रकार के जो सरकार पूरे दुनिया में हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट यानी सरकार किसे कहते हैं, सबको पता ही है। सरकार किसे कहते हैं, एक मिनट। शासन करने वाली जो भी संस्था होती है उसे हम सरकार कहते हैं। एक ऐसी संस्था, एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि रूल करता है किस पर, पीपल पर, जनता पर, पीपल ऑफ द लैंड, उस पर रूल करता है, तो उसे सरकार कहते हैं, शासन कहते हैं। अभी जो सरकार होती है वो दुनिया में दो प्रकार की होती है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक सरकार, और नॉन डेमोक्रेटिक यानी कि गैर लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक, लोक का मतलब होता है लोग, और तंत्र मतलब आप लोग समझते हैं सिस्टम, मतलब लोगों का बना हुआ तंत्र। इसको और डिटेल में समझते हैं तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है या जो गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है, ये गैर लोकतांत्रिक मतलब हो जाएगा जो बिना चुने हुए सरकार होती है, जैसे कि चीन की सरकार है या अन्य ऐसे भी देशों जहाँ पर जो भी शासक है वो चुना हुआ नहीं है, जनता के द्वारा ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली चुना हुआ नहीं है, तो वो पूरी तरह से गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है, जैसे कि चीन की सरकार है। दुनिया में ज़्यादातर मुल्कों में लोकतांत्रिक सरकार प्रक्रिया में है। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, डेमोक्रेटिक सरकार, इसका सामान्य सा डेफिनेशन देखें तो द गवर्नमेंट ईदर इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ध्यान दीजिए वर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये अब्राहम लिंकन जो कि यूएसए के भूतपूर्व राष्ट्रपति जी थे, इन्होंने वहाँ पर अमेरिका के रेवोल्यूशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन्होंने जो है डेमोक्रेसी का एक बेहतरीन डेफिनेशन दिया था कि जनता के द्वारा, जनता पर, जनता के लिए शासन जो है लोकतंत्र कहलाता है। दुनिया में जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की पाई जाती है। या तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसे संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं, या फिर वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है यानी कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। एक एक करके हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था क्या है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है। जो सामान्य से डेफिनेशन की बात करें, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का प्रमुख, यानी कि राष्ट्र का भी प्रमुख हो सकता है। यहाँ राज्य, कल हमने आपको बताया था राज्य राष्ट्र भी हो सकता है। तो हेड ऑफ द स्टेट में भी अ मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है कि राजा, मतलब राष्ट्र का शासक राजा हो सकता है, और अ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति भी हो सकता है। बट बोथ ऑफ दीज पोजीशंस आर सेरेमोनियल। सेरेमोनियल का मतलब होता है औपचारिक हैं, उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट is generally called as prime minister, is the real head, thus all the real executive powers are vested in the prime minister। इसको समझते हैं संसदीय प्रणाली में राज्य या राष्ट्र का प्रमुख सम्राट या राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही पद औपचारिक होते हैं। सरकार का प्रमुख, जिसे आमतौर पर प्रधानमंत्री कहा जाता है, वही वास्तविक प्रमुख होता है। जैसे कि आप लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में शासन का अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो राष्ट्रपति होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, औपचारिक हैं, केवल वो रबर स्टैंप हैं। जो मंत्रिपरिषद का सलाह होता है उसे मानने के लिए वो बाध्य होते हैं। इसलिए सभी वास्तविक शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि सरकार के 3 कार्य होते हैं, विधायिका यानी कि कानून बनाना, कार्यपालिका यानी उसे लागू करना, और न्याय करना। तो कार्यपालिका का सर्वोच्च कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। कौन से व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यहाँ में राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे, शासनाध्यक्ष भी होंगे, लेकिन जो शासनाध्यक्ष होगा वो सामान्यतः प्राइम मिनिस्टर होता है, वो संसदीय व्यवस्था में होता है। इसके और जो फीचर्स होते हैं वो समझ लेते हैं।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स यानी कि इसकी विशेषता है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो इसमें एक एक करके देखते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच आर इंटरविंड। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो कार्यपालिका है तथा जो व्यवस्थापिका है, ये दोनों एक दूसरे के इंटरविंड होते हैं, एक दूसरे में जुड़ी हुई होती हैं, अलग अलग नहीं रहती हैं। जैसे कि समझाते हैं, जैसे कि हमारी संसद है, संसद क्या है? संसद एक पार्लियामेंट है, एक विधायिका है, लेजिस्लेचर है, जो कानून का निर्माण करती है। और इसी संसद के अंदर हम लोग क्या चुन के भेजते हैं? हम लोग कभी मंत्री चुनकर या प्रधानमंत्री चुनकर नहीं भेजते हैं, हम लोग सांसद चुनकर भेजते हैं। जो लोकसभा में जो सांसद चुनकर जाते हैं, उनमें जो सबसे बहुमत वाला जो पार्टी होती है, उसका प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। तो यानी कि जो मंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है, वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है, यानी कि वो विधायिका का ही पार्ट हुआ ना भाई। राज्यसभा और लोकसभा क्या है? ये विधायिका है। और जो मंत्री बनते हैं, या तो लोकसभा का सदस्य होता है या तो राज्यसभा का सदस्य होता है। उसकी क्या औपचारिकताएं, वो आगे हम जब संसद पढ़ेंगे या मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि जो भी मंत्री होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होता है, होता ही होता है। तो भाई वो सांसद भी है और मंत्री भी है। जब सांसद है तो क्या कर रहा है? कानून बना रहा है, यानी विधायिका का काम कर रहा है। और जब मंत्री है तो उसी कानून को लागू करवा रहा है अपने विभाग में, यानी कि वो एग्जीक्यूटिव भी है। कि आप समझ में आया इसमें कि जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव यानी कि व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे के प्रति, दोनों एक दूसरे में शामिल होते हैं, इंटरविंड होती हैं। जबकि अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें तो दोनों संस्थाएं अलग होती है। जो कार्यपालिका है वो एग्जीक्यूटिव से पूरी तरह से अलग होती है। जो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं वो अलग होते हैं, जो कार्यपालिका के लोग होते हैं वो अलग होते हैं। वो कैसे कार्य करता है आगे हम देखेंगे। दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज इक्वल टू द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज हर कैबिनेट। मतलब नहीं समझे कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, हमने आपको बताया था कल, कार्यपालिका में कौन शामिल होता है? पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। जो लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि विधायी संस्था जो होती है वो कौन होती है? संसद, पार्लियामेंट। समझ में आया? द पीएम इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट। मैंने जैसा कि आपको बताया, द पीएम चूजेज हिज हर कैबिनेट डायरेक्टली फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया कि जो मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और वो कहाँ से आते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद से ही वो चुने जाते हैं या संसद से ही नियुक्त होते हैं। संसद मतलब चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों। तो लोकसभा या राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही मंत्री पद धारण करते हैं, और वो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। तो अगला जो विशेषता कि पीपुल वोट फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। याद करो, मैंने आपको बताया कि मंत्रियों का चुनाव नहीं होता है, जनता मंत्री नहीं चुनती है, जनता सांसदों का चुनाव करती है। और जो सांसद चुनकर जाता है, अगर उसकी पार्टी का बहुमत है तो वो सरकार का गठन करता है। इट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इन द सेंटर। और जो भी सरकार होती है वो फिर मंत्री परिषद का गठन करता है। ये व्यवस्था राज्यों में भी लागू होती है और केंद्र में भी। जब केंद्र में होती है तो केंद्रीय सरकार, जिसे हम संघीय सरकार या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और जो राज्य में होती है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो अगला पॉइंट है देयरफॉर, इसलिए द एग्जीक्यूटिव इज चूजन बाय द लेजिस्लेचर। वही मैं समझा रहा हूँ कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कहाँ से आती है? वो लेजिस्लेटिव से आती है। जैसा कि आप समझते हैं कि जैसे कि आप लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं कि कुछ नहीं, कि सभी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर है। तब समझ में आए, जो ये मंत्री होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के भाग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, और ये क्या है? लेजिस्लेचर। वो लेजिस्लेचर भी होते हैं, लेजिस्लेटर भी होते हैं और एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। क्लियर हुआ? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी पार्लियामेंट्री सिस्टम की। क्या था? कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, मतलब दोनों का अस्तित्व साथ साथ चलता है। एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाने वाली कैबिनेट को कहते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहते हैं, यानी मंत्रिपरिषद को कहते हैं। लेजिस्लेटिव बॉडी यानी विधायिका पार्लियामेंट होती है, पीएम हेड होता है। पीएम जो है अपना जो है मेंबर पार्लियामेंट से चुनता है, जो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो पार्लियामेंट से चुनते हैं। पीपल वोट फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये हमने समझ में आया। ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये कहाँ कहाँ प्रचलित है? अगर हम देखें तो ये पूरे दुनिया में जो यूके है, यूके की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री, यहाँ पर क्राउन का शासन होता है। क्राउन क्या? हेड ऑफ द नेशन, नॉट द गवर्नमेंट। वो राष्ट्र का अध्यक्ष है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो शासन का अध्यक्ष है, यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? पीएम। वहाँ क्राउन एक औपचारिक पद है। ठीक इसी तरह से कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान और इंडिया और
यूके में अंतर ये है कि यूके में हेड ऑफ द स्टेट होता है क्राउन, और इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, जो यूके के जो महारानी इस समय कौन है? क्वीन एलिजाबेथ। कौन है? एलिजाबेथ, जो कि एलिजाबेथ सेकंड है। वो अभी 94 ईयर्स की हो गई, अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उनका जन्मदिन भी था। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो यूके की महारानी होती हैं वो सिर्फ यूके की महारानी नहीं होती, कनाडा की भी महारानी है, वो ऑस्ट्रेलिया के भी महारानी है, स्कॉटलैंड के भी महारानी है। ऐसे कुल 16 देशों की महारानी होती हैं, लेकिन वो सिर्फ औपचारिक पद होता है। शासन असली कौन संभालता है? अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हुआ? तो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आदर्श एग्जाम्पल यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है। अब हम समझ लेते हैं दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक सेट ऑफ गवर्नमेंट है, वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी अध्यक्षीय शासन। ये थोड़ा सा उल्टा होता है। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रपति औपचारिक पद होता है, यहाँ राष्ट्रपति औपचारिक पद के साथ साथ वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी कि राष्ट्रपति ही हेड ऑफ द नेशन है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, शासन का भी अध्यक्ष है और राष्ट्र का भी अध्यक्ष है। एज द हेड ऑफ स्टेट ही ऑक्यूपाइज अ सेरेमोनियल पोजीशन, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वो औपचारिक पद धारण करता है। एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही लीड्स द एग्जीक्यूटिव, मतलब जब वो शासनाध्यक्ष के रूप में तो वो कार्यकारी अध्यक्ष होता है। जैसे कि संसदीय व्यवस्था में कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें कार्यकारी अध्यक्ष भी वही होता है और राष्ट्राध्यक्ष भी वही होता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि इसे हम कहते हैं कि निर्वाचक मंडल। ये क्या होता है मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा जब भारत का राष्ट्रपति पढ़ा होगा। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब एक समूह होता है, वो समूह चुनता है राष्ट्रपति को, और ये जो समूह होते हैं ये समूह जो है जनता के द्वारा चुनकर आता है। जैसे यूएस में प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। यूएस के जनता जो है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज को चुनती है और वो इलेक्टोरल कॉलेज आगे जाकर प्रेसिडेंट को चुनता है। तो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका टेन्योर फिक्स नहीं है, 5 वर्ष का सामान्यतः कार्यकाल होता है। जनरली इट ऑक्यूपाइज दी टर्म फॉर 5 ईयर्स, लेकिन वो फिक्स इसलिए नहीं होता है जब उसका बहुमत रहेगा तभी तक, जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक वह प्रधानमंत्री के रूप में है। और जिस दिन उसका बहुमत लूज हो जाएगा, जिस दिन उसकी बहुमत अल्पमत में आ जाएगी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट में आ जाएगी, उस दिन उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसा कि अभी कई सारे मुख्यमंत्री कर्नाटक में मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी जी थे, उनका बहुमत गिर जाने की वजह से वहाँ पर दूसरे बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने शपथ लिया बी.एस. येदियुरप्पा जी, क्योंकि वहाँ पर बहुमत उनका समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर फिक्स नहीं है संसदीय व्यवस्था, लेकिन यहाँ पर एक बार चुन गया तो वो अपना पूरा कार्यकाल समाप्त करता है। ठीक है। प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटर्स आर इलेक्टेड सेपरेटली, यानी कि मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव अलग चुने जाते हैं और लेजिस्लेटर अलग चुने जाते हैं, यानी विधायक जो होंगे कानून बनाने वाले उनका चुनाव अलग होता है और जो उसे लागू करने वाले लोग हैं उनका चुनाव अलग होता है। जबकि भारत में दोनों एक ही चुनाव, संसदीय का चुनाव होता है। क्लियर है? यानी पावर ऑफ सेपरेशन यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो विधायिका कानून बनाएगी तो एग्जीक्यूटिव इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, और जब वो लागू करेगी तो उसे लेजिस्लेटिव इंटरफेयर नहीं करता। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, दोनों इंटरवेंट होती हैं, जो कार्यपालिका में है वही विधायिका में है। तो ये पूरा का पूरा राष्ट्र जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके बाद कुछ और कैरेक्टर्स देख लेते हैं इसके, कि जो इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपको बताया जहाँ पर भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पर योजनाओं का एक डेफिनेटनेस होता है, निश्चित होती है योजना। जैसे कि आपको पता है कि अब जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं, यूएस के प्रेसिडेंट हैं, 4 साल के लिए चुने गए, तो 4 साल तक ही वो प्रेसिडेंट रहेंगे। तो वो जो योजनाएं लेकर आएंगे उसमें एक कंटिन्यूटी होगी, एक कंसिस्टेंसी होगी। लेकिन जब भारत की बात करें, अब जैसे कि एक समय हुआ था कि 1998 से 99 के दौरान अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने, अटल जी के बाद एच.डी. देवेगौड़ा साहब बने, फिर इंद्र कुमार गुजराल जी बने, फिर अटल जी बने। 1 साल 2 साल के अंदर ही 4 प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल हमने देखा। तो और जब भी प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं तो पार्टी भी चेंज होती है, पार्टी के अलग अलग विचारधारा होते हैं, तो उनके गोल्स, उनके इंटरेस्ट भी अलग हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक फिक्स टर्म होता है, इसलिए पॉलिसी में कंटिन्यूटी यानी डेफिनेटनेस देखने को मिलती है। दूसरा हमने आपको बताया सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। एग्जीक्यूटिव
लेजिस्लेचर के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जबकि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। स्टेबल गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया फिक्स टर्म है तो स्टेबल गवर्नमेंट होगी, कोई बहुमत का लफड़ा नहीं है, एक बार आप चुनकर आ गए तो आपकी पूरी सरकार होगी। और चौथा क्या इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स। अब यहाँ पे गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट का मतलब समझते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन मंत्री बनेगा किसी को नहीं पता, हमने सांसद चुनकर भेज दिया है। अब प्राइम मिनिस्टर जो चुना हुआ सांसद उसी को बना सकता है मंत्री, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट चुना जाता है, प्रेसिडेंट जो मंत्री अपने चुनता है, तो वो वो विधायिका के सदस्य नहीं है, वो अपने मन से किसी को भी मंत्री नियुक्त कर सकता है। तो जाहिर सी बात है जब वो प्रेसिडेंट अपने एक्सक्लूसिव पावर रखता है किसी को भी मंत्री बनाए रखने का, तो एक्सपर्ट लोगों को वो मंत्री बना सकता है। अब भारत में जैसे कि मान लीजिए कि कभी बहुत अच्छे इंसान भी चुनाव हार जाते हैं, अब बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो, जैसे कि अगर हम बात करें मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और महान अर्थशास्त्री रहे हैं, लेकिन वो कभी भी लोकसभा के द्वारा नहीं चुने गए। एक बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो हार गए। तो बेहतर इंसान चुनकर भी जाए जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो चाहे चुना हो चाहे नहीं चुना हो, वो प्रेसिडेंट उनकी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें मंत्री बना सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। क्लियर हुआ? तो एक मिनट, हाँ, तो ये हमने आपको सरकार के तरीका आपके बताए, सरकार के प्रकार। तो दोनों प्रकार हमने समझ लिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल। दो और प्रकार के सरकारें पाई जाती हैं पूरे विश्व में, एक होता है यूनिट्रल यानी कि संघीय शासन, और दूसरा होता है एकल शासन या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक मिनट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा जिसे इंग्लिश में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं और हिंदी में संघीय शासन कहते हैं या संघात्मक शासन कहते हैं। दूसरा होता है यूनिट्रल यानी एकल शासन। ये क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। जो संघीय शासन होता है, इन फेडरल सिस्टम द पॉलिटिकल अथॉरिटी इज डिवाइडेड बिटवीन टू ऑटोनोमस सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि संघीय शासन प्रणाली में राजनीतिक प्राधिकार दो स्वायत्त सरकारों में विभाजित होती हैं, वन नेशनल लेवल और दूसरा सब नेशनल या स्टेट लेवल भी कह सकते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर, और दोनों सरकारें सीधे जनता पर शासन करते हैं। जैसे भारत की बात करें, हम दो सरकारों का गठन करते हैं। जैसे हम यूपी में हैं या एमपी में हैं तो यूपी या एमपी की सरकार चुनेंगे। अब जब केंद्र की सरकार होगा तो वहां पर केंद्र सरकार हमने यूनियन गवर्नमेंट चुनेंगे। तो दोनों सरकारें भारत में ही शासन कर रही हैं। अगर एमपी में जो सरकार है वो एमपी की सरकार, एमपी की जनता पर शासन करेगी, साथ ही साथ यूपी जो केंद्र सरकार वो भी एमपी की जनता पर शासन करे। तो दोनों का सोर्स ऑफ पावर सेम है, लेकिन शक्तियां बटी हुई। जाहिर सी बात है अगर एक ही स्थान पर दो अलग अलग सरकार होंगी तो ओवरलैपिंग हो सकती है। इसीलिए सामान्यतः यूजुअली जो फेडरल स्टेट होते हैं या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहां पर संविधान के द्वारा, और जो संविधान होता है वो लिखित संविधान होता है, रिटन होता है, दोनों सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। जैसे भारत में हमारा, जब आगे हम आपको पढ़ाएंगे शेड्यूल, तो शेड्यूल यानी अनुसूची में 7वीं शेड्यूल जो है, 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची, वहां पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई है, और सभी सूचियों में शक्तियों का विभाजन कर दिया है। जैसे जो विषय संघ सूची में है, जैसे कि 100 सब्जेक्ट है संघ सूची में, तो उस पर पूरा का पूरा शासन करने का अधिकार केंद्र सरकार को। जैसे इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स पर केवल केंद्र सरकार का नियंत्रण है, राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन कुछ विषय जो स्टेट को दिए गए हैं स्टेट लिस्ट में, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री। जब भी किसी भी राज्य में दंगा होता है, कुछ ऐसी अमानवीय घटना हो जाती है, तो हम किससे प्रश्न पूछते हैं? प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछते हैं, हम मुख्यमंत्री से पूछते हैं। चीफ मिनिस्टर इज क्वेश्चनेबल एट दैट टाइम, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। क्लियर हो रहा है? तो जहां पर भी ये संघीय शासन हो तो वहां पर शासन का स्तर दोहरा होता है, एक केंद्र सरकार होगा और एक राज्य सरकार होगी, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। और दोनों शासन करते हैं, एक ही जनता पर करेंगे, एक ही लोग पर, पीपल पर करेंगे, इसलिए शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। दुनिया के 7 बड़े देशों में सामान्यतः जो संघीय व्यवस्था होती है वो बड़े देशों में ही हो पाती है, क्योंकि छोटे देश में अब छोटा सा, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस छोटा सा ही तो उसका क्षेत्रफल है, उसमें अब दोहरा स्तर पर सरकार होगा तो निर्णय लेने में देरी हो सकती है। लेकिन जो बड़े देश हैं जैसे कि रूस है, रशिया है, अमेरिका है,
कनाडा है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अर्जेंटीना, ये जो बड़े देश होते हैं यहाँ पर फेडरल स्टेट ऑफ गवर्नमेंट होना बहुत ही आसान रहता है। क्लियर है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सारांश क्या है कि इसमें दोहरी स्तर पर शासन होता है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, और दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान और वो भी लिखित संविधान के आधार पर किया जाता है। क्लियर है। एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, कर लेंगे, होपफुली हम कर लेंगे। अगला जो गवर्नमेंट है वो इसका ठीक उल्टा है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एकल सरकार या एकात्मक सरकार। इस एकल सरकार का जो होता है वो एक केंद्रीय संरचना यानी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है। एक केंद्रीय संरचना वाली सरकार होती है जिसमें शासन की समस्त शक्तियां, ऑल पावर्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट बिलोंग टू अ सिंगल सेंट्रल एजेंसी, यानी कि पूरी शक्तियां किसमें होती है, वो केंद्र सरकार में नहीं होती, वहां पर राज्य सरकार जैसी किसी भी शक्ति का उल्लेख नहीं होता है। और यहाँ थोड़ा सा एलआईसी लिखा है, ये नहीं है। ये ऐसी सरकार में सभी विधायी व कार्यकारी शक्तियां केंद्रीय स्तर पर एजेंसी संपादित करती, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी होगी। भारत में 2 सरकारें हैं, 2 मंत्रिपरिषद है, 2 राष्ट्राध्यक्ष है, एक राज्य अध्यक्ष यानी राज्यपाल और एक राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति। यहाँ पर सब कुछ एक ही होता है, एक ही राष्ट्राध्यक्ष, एक ही शासनाध्यक्ष, एक ही सचिवालय, सब कुछ होता है। क्लियर हुआ। तो ये यूनिटरी गवर्नमेंट है, जैसे एग्जाम्पल ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा दुनिया में अलग अलग प्रकार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, गैर लोकतांत्रिक सरकार। जो गैर लोकतांत्रिक सरकार वो इतने नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि उसमें सब कुछ एथॉरिटेरियन तरीके से किया जाता है, स्वयंभू। हाँ, एको हम नास्ति न भूतो न भविष्यति, रावण जैसा नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सबका अपना शासन व्यवस्था है, सबकी अपनी विशेषताएं हैं। तो हमने आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, हमने फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी क्या खूबसूरती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, हमने उसको पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा? यूनिटरल यानी एकल सरकार। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश की, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिख सकते हैं, और अगर कहीं किसी भी तरह से डाउट है तो मुझे बताइएगा, तो मैं अगले लेक्चर में उसे इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू ऑल।